हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं जो रसायन शास्त्र का हम लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसके पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चौथे पार्ट में बच्चों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का विधि के बारे में अच्छी तरह से वहाँ पर जान लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके गुण को जाना था और उसका उपयोग क्या क्या होता है इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसको बनाने के विधि में हम लोगों ने अमोनिया साल्य विधि है ना, अमोनिया सोडा विधि, ये सब के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, पार्ट 4 को बहुत ही डीपली के साथ वहाँ पर पढ़ाया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। इसमें से एक हमेशा एक बार पूछा जाता है बच्चों कि किसी में से 3-4 इसमें बनाने का प्रोसेस है, इसमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। तो आज हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला को याद रखना है ताकि आपको एक नंबर आसानी से मिल जाए। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है बच्चों कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है CaOCl और Cl। ठीक है, CaOCl Cl तो याद रखना है आपको आसानी से। तो हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण को किस प्रकार से बनाया जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने को सावधानीपूर्वक यानी कि केयरफुली 40 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर उसे क्लोरीन गैस, कौन सी गैस बच्चों, क्लोरीन गैस पास करने पर यानी कि प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि शुष्क होना चाहिए, शुष्क भुजा हुआ चूना। और मैंने आपको बताया था शुष्क भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक है, याद रहेगा आपको CaOH का होल 2। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में उठा करके देख सकते हैं। तो CaOH का होल 2 ये किसका फॉर्मूला होता है, विरंजक चूर्ण, ये शुष्क भुजे हुए चूने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुष्क भुजे हुए चूने को सावधानीपूर्वक कितना डिग्री सेल्सियस, अगर वहाँ पर पूछ ले तापमान तो आपको कितना मानना है, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद उसमें क्या करना है, हम लोगों को क्लोरीन गैस पास करना है। इस तरह से पूछा जाता है बच्चों कि शुष्क भुजे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर हमें जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बच्चों, क्लोरीन गैस। याद रहेगा आपको, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका बनाने का दो जो है अभिक्रिया रिएक्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखो ये आपका हो गया शुष्क भुजा हुआ चूना और ये हो गया आपका क्लोरीन गैस। अब यहाँ पर बन गया इसका क्या, विरंजक चूर्ण CaOCl का Cl। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, जल यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपको याद रखना है, आसानी से यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर इसके बनाने के विधि के साथ साथ गुण को भी पूछा और जो है इसके उपयोग को भी पूछेगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। कितना बच्चों, यहाँ पर आपको आसानी से मिलेगा यहाँ पर। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो इस विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है बच्चों, इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया था। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था बच्चों CHCl3। याद रखिएगा, आपको याद रखनी है ये फॉर्मूला अच्छी तरह से। इसको भी पूछा गया बच्चों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण कहाँ पर होता है आपका, आप लोग घर में फ्रिज रखते होंगे, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं फ्रिज, जिसमें आप लोग जो है अपना स्प्राइट्स हुए, फ्रूटी हुए, उस सबको रखते हैं बच्चों। या फिर आपका जो भी सारा चीज़ सब्जी उब्जी को भी रखा जाता है ना, ताकि क्या हो जाए, सड़ने से बचे, है ना। तो इसको फ्रिज में रखा जाता है। तो फ्रिज में कौन सी गैस का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का। कौन सी गैस, CHCl3। याद रहेगा आपको। तो CHCl3 में देखिए Cl3 यहाँ पर है ना, क्लोरीन है। तो विरंजक चूर्ण में क्या रहता है बच्चों, क्लोरीन मौजूद रहता है। उसी क्लोरीन का उपयोग यहाँ पर क्या किसके लिए किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। याद रहेगा आपको आसानी से। चले आगे बढ़ते हैं। अगला है कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, किसके लिए, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, यानी कि फैक्ट्री में कागज और कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। और उसके बाद कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, कीटाणुनाशक, यानी कि जो है किसान लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। या आप लोग देखते होंगे बच्चों, बाढ़ जब आती है, बाढ़ का खूब मौसम आ जाता है, बाढ़ आने के बाद क्या हो जाता है बच्चों, जैसे पानी उतरता है गाँव से या कुछ, तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, पूरे रोड में, ये सब में। क्यों, क्योंकि जो है जो भी कीटाणु, जो भी चींटियाँ, जो भी ये सब आगे कीड़े मकोड़े, उससे ताकि महामारी ना फैले, तो उससे उस सबको सफाई करने के लिए, मतलब क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, उसको मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रहेगा 3 इंपॉर्टेंट इसका उपयोग हो गया। एक क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, दूसरा हो गया कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, और तीसरा हो गया कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण के अब गुण क्या क्या होते हैं। तो ये जो है बच्चों विरंजक चूर्ण, ये सफ़ेद कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे ये किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये सफ़ेद क्लोरीन जैसी गंध वाली चूर्ण होती है। कैसी होती है, इसका जो है स्मेल कैसा होता है बच्चों,
दुर्गंध होता है, मतलब महकता बहुत ज़्यादा है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड कहने का क्या सेंस है बच्चों, आर्द्र होता है मतलब कि उसमें थोड़ा सा जल की मात्रा होगी। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, यानी कि विरंजक चूर्ण में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव होता है। तो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, क्लोरीन गैस देती है। यानी जो आपका विरंजक चूर्ण है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, मेन ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है इसको याद रखना है। ये सफ़ेद कैसी है, ये सफ़ेद क्लोरीन जैसी गंध चूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका जल का प्रभाव, कि क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, उस पर जल का क्या प्रभाव होता है। तो विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको एक मेनली याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है कब, जब विरंजक चूर्ण को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, चौथा है अम्ल के साथ अम्ल का प्रभाव, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, कैसी कौन सा क्लोराइड बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड गैस, जल तथा क्लोरीन, यानी 3 चीज़ देता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और उसके बाद जल यानी कि H2O, और क्लोरीन गैस यानी कि Cl2, ये सारे चीज़ देते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तो एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप तो नाम कभी नहीं भूलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये हो जाएगा जल, और ये हो जाएगा क्लोरीन गैस। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ब्लीचिंग पाउडर समाप्त हो गया आपका। आइए आप बात करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसको बच्चों, पॉप को। इसको क्या बोलेंगे, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में पॉप। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण का विधि है बच्चों जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये जो सूत्र है आपको, जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था बच्चों 2 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डाई, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई। तो यहाँ पर बोलेंगे डाई, और जल को हाइड्रेट भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का। याद रहेगा आपको, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया बच्चों, 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि आपका पॉप बनता है। क्या बनता है बच्चों, पॉप। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है बच्चों CaSO4 और .H2O, यानी कि इस तरह से CaSO4.H2O। ठीक है, याद रहेगा आपको इस तरह से। या फिर आप इसका फॉर्मूला जो है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला ऐसे होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये वाला जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, इसको ध्यान रखना है। ये वाला हो सकता है कि आ जाए इस तरह से, तो ये दे देगा आपको फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला, जिप्सम का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या ब्लीचिंग पाउडर का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का, इस तरह से दे देगा आपको। तो आपको मार देना बच्चों क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CaSO4.12H2O। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, तो Ca क्या हो गया, कैल्शियम, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट, और हाफ है ना बच्चों, आधा है, तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्ध मीन्स होता है आधा, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। आधा का इंग्लिश क्या होता है, हाफ, तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं CaSO4.H2O। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा को बच्चों हेमी भी बोला जाता है, रसायन की दुनिया में, रसायन शास्त्र की दुनिया में हाफ को जो है हेमी भी बोला जाता है, हेमी। तो कैसे बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चले यहाँ पर आप रिएक्शन को देख लीजिए, थोड़ा सा रिएक्शन देखिए यहाँ पर कैसा है, कि कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट .2H2, यानी कि जिप्सम को ले लिया हम, और कितना डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे, 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बन जाएगा इसका जल। यानी कि जल का 3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और आपका
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी कि पॉप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है बच्चों, मेनली जो है मूर्ति का निर्माण करने के लिए, यानी कि जो भी स्टेच्यू का जो निर्माण होता है बच्चों, मूर्तियों का, तो वहाँ पर एक जो है बहुत ही निश्चित आकार की संरचना के लिए वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और दूसरा है बच्चों जो है डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, डॉक्टर सब किसके लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, यानी कि मान लीजिए किसी के पैर की हड्डी टूट गई तो उसको सही स्थान पर बैठाने के लिए क्या किया था, इसके ऊपर पॉप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या चढ़ा दी जाती है बच्चों, परत चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर दो उपयोग हो गया मेनली, इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की जो है नज़रिए से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बात याद रखना है, मूर्ति बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा है चिकित्सालय में, यानी कि आपका हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं, कौन, डॉक्टर लोग। ठीक है, याद रहेगा आपको किसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। आइए आप यहाँ पर एक दो फार्मूला दिए हुए हैं, इसको जान लेते हैं। पहला है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तूतिया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं जहाँ पर बोलता हूँ कि पूछा हुआ है, आप 100% यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप नहीं मानते तो क्वेश्चन बैंक आप उठा करके देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो तूतिया का सूत्र होता है बच्चों CuSO4.5H2। ये डॉट क्या होता है बच्चों, इस डॉट को हम लोग आगे आप लोग जब इंटर में साइंस रखेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, किस प्रकार के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, वहाँ पर डोनेट करेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं जानना है आपको, सिर्फ याद रखने लेना इस तरह से। तो कॉपर सल्फेट कितना हो जाएगा, कॉपर सल्फेट .5H2O। तो इस तरह से इसको कैसे बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कैसे बच्चों, 5 को मैंने बताया था पेंटा। ठीक है, 5 को क्या बताया था मैंने, पेंटा। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। इस तरह से मैंने बताया था। 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैना, 10 को डेका। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। किसका सूत्र है वो, तूतिया का सूत्र। किसका सूत्र है बच्चों, तूतिया का सूत्र है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। उजला थोथा मतलब कि बच्चों इसका कलर कैसा होगा, उजला होगा, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद सा चमकीला होगा। ठीक है, तो उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4। और तूतिया का जो है फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो है रिएक्शन यहाँ पर दिया गया बच्चों, देखिए सनलाइट, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये है आपका HOH में, यानी कि H2O और प्लस CO2। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, तो CO2। और मैंने ये रिएक्शन जो है आपको पहले ही बता दिया था, पहला चैप्टर में बता दिया था आपको कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में, है ना। पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होते हैं वहाँ पर जल आती है जर के थ्रू से, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, CO2 वायुमंडल से प्राप्त करता है और दोनों रिएक्शन करता है। दोनों रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, और जल का निर्माण होता है। और जो है O2 यानी कि हम लोगों को क्या देता है बच्चों, O2 यानी कि हम लोगों को ऑक्सीजन देता है बच्चों। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में बच्चों यहाँ पर जल का निर्माण नहीं होता। ठीक है, जल तो यहाँ इधर से ले ही रहा था, फिर नहीं निकालेगा, तो 2 चीज़ बनता है बच्चों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लवणों का पसीजना। अब इसको क्या बोलते हैं, लवणों का पसीजना। कुछ लवण क्या होता है बच्चों, कुछ लवण जलवाष्प के कण को वायुमंडल से ग्रहण कर छोड़ने लगता है या जल में रूपांतरित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लवण का पसीजना। यानी कि कुछ लवण क्या होते हैं बच्चों, जलवाष्प वायुमंडल से, यानी कि वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, जल को ग्रहण कर लेते हैं, और जल को ग्रहण करके क्या करते लगते हैं, वो जल को क्या करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, और वो क्या होते हैं बच्चों, गल करके जल में रूपांतरित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, लवण का पसीजना, लवण का पसीजना। ठीक है, परसवेद लवण आप किसको बोलेंगे, परसवेद लवण, यानी कि डेलिक्वेसेंट साल्ट। परसवेद लवण वह लवण जो जलवाष्प के कण को ग्रहण कर पसीजने लगता है, उसे परसवेद लवण कहते हैं। लवणों का पसीजना ये क्या हो गया, मतलब कि आपका वायुमंडल से जल को ग्रहण करके क्या करेगा, जलवाष्प को जल छोड़ने लगता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल है यहाँ पर, मान लीजिए ये इस तरह से है,
ठीक है, ये वायुमंडल है, यहाँ पर कोई एक लवण है, ठीक है, ये लवण, ये वायुमंडल से क्या किया बच्चों, ये वायुमंडल से है जो है जलवाष्प के कण को लिया और जलवाष्प के कण को लेकर के ये जल छोड़ने लगा, क्या जल को बाहर निकालने लगा, तो इसको बोलेंगे लवणों का पसीजना। और प्रस्वेद लवण किसको बोलेंगे, जो लवण जलवाष्प को ग्रहण करके जल छोड़ रहा है उस लवण को क्या बोलेंगे, प्रस्वेद लवण। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लवणों का पसीजना, और जो लवण उस प्रक्रिया को करेगा उस लवण को हम लोग बोलेंगे प्रस्वेद लवण। ठीक है, तो वह लवण जो जलवाष्प के कण को ग्रहण कर पसीजने लगता है उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं। अनाद्र CaCl2, देखिए अनाद्र CaCl2 जो होता है बच्चों इसमें जल नहीं होता है। ठीक है, अब ये अनाद्र CaCl2 क्या होता है, ये वायुमंडल से जलवाष्प के कण को लेता है, यानी अनाद्र मतलब कि इसमें नमी नहीं रहती है। अब जब ये वायुमंडल से जलवाष्प के कण को लेता है और जलवाष्प के कण को लेकर के ये क्या करता है बच्चों, जल छोड़ने लगता है, जल छोड़ने लगता है यानी कि H2O छोड़ने लगता है, तो इसको बोलेंगे प्रस्वेद लवण और इस प्रक्रिया को बोलेंगे लवणों का पसीजना। ध्यान रहेगा आपको, अनाद्र MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी क्या होता है, ये भी इसी प्रकार से वायुमंडल से जो है H2O को यानी कि जलवाष्प को ग्रहण करता है और फिर ये जल छोड़ने लगता है, इसको बोलते हैं प्रस्वेद लवण। ठीक है, तो यहाँ तक सारा चीज़ आज का टॉपिक जो है आपका समाप्त होता है और टॉपिक के साथ साथ ही आपका जो है सेकंड चैप्टर जो है ये भी आपका एंड होता है। बहुत ही यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोगों ने डीपली के साथ सारे चीज़ों का वर्णन किया था, है ना, किस प्रकार से एसिड का, बेस का और लवण यानी कि अम्ल, क्षार, लवण और सारे के अच्छा से अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर गुण को देखा था, किस प्रकार से अम्ल अभिक्रिया करता है, किस प्रकार से जो है भस्म अभिक्रिया करता है, सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ने यहाँ पर चर्चा किया बच्चों, बहुत ही डीपली के साथ। अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर के सारा चीज़ को पढ़ लीजिए। तो बस ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। अब हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर को भी करने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। आप चैनल में न्यू हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सब किसी को लाभ मिल जाए इसका, है ना। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से ढंग से यहाँ पर, और चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर, यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, यानी कि धातु, अधातु, उपधातु, उस चैप्टर बहुत ही बड़ी से एक चैप्टर है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ पढ़ा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री का जो है मेनली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, एसिड बेस के बाद वो दूसरा चैप्टर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से बनता है। उसके बाद फिर कार्बन वाला चैप्टर भी आता है। ठीक है, तो हम लोग उस चैप्टर को बहुत ही डीपली के साथ बात करेंगे वहाँ पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।